किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा कि सबसे बड़ा वर्कफोर्स इंडिया में बीपीओ वर्कफोर्स है। वर्कफोर्स जो है, जिनकी डिमांड है या ज़्यादा वेल पेड है, वो इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर स्टेट इंडिया में समझता है, हर कंट्री वर्ल्ड में समझती है। लेकिन अगर आप ये सोचते रहें, नहीं उसको आता है, मुझे नहीं आता, तो आपकी शुरुआत ही नहीं होगी। कहीं तो उन्होंने भी शुरुआत की थी जिनको आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि राष्ट्रभाषा की कोई कम इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन कर दूँ। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ findaim.com में। तो हमारा विजन है कि स्टूडेंट में जो भी करियर से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो पॉडकास्ट है वो उसी के मतलब चलते हो रहा है। तो ताकि हम इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को तो उसको हम देख सकें और उसका कुछ सॉल्यूशंस निकाल सकें। हाँ, ये बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है और इससे काफ़ी अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों में। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंग्लिश अवेयरनेस, मतलब एज अ सब्जेक्ट, एज अ लैंग्वेज, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लोगों में, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जितना जो वर्क प्लेस ग्लोबल होते जा रहा है, यही एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि सबको कनेक्ट करती है ग्लोबली। सो इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी भी करियर में। जी जी सर। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए ऑडियंस को और आप करते क्या हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या है पहले का। हाँ, मेरा नाम तिमिर नाहा है और मैं एक ग्लोबली रिनाउंड ऑथर एंड कॉपीराइटर हूँ और एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, और एंजॉय करता हूँ राइटिंग एज अ फ्रीलांसर। कई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में मैं लिखता भी हूँ और बहुत सारे ग्लोबल क्लाइंट्स हैं जिनके लिए वैसे भी मैं लिखता हूँ आउटसाइड प्लेटफॉर्म्स। सो पढ़ाना मेरा पैशन है, इंग्लिश एजुकेशन भी मेरा पैशन है, लोगों को अवेयर करना मेरा पैशन है। और मेरा ब्लॉग है timirnaha.com, जो कि लोगों को इसी पर्पस के लिए ये वो ब्लॉग बनाया गया है, ताकि वो करियर वाइज और भी अवेयर हो और अपने आप को और मजबूत बने, तभी कंट्री ओवरऑल ग्रो करेगी। तो अगर यूथ अगर स्ट्रांग होगा और काफी अवेयर होगा तो बहुत, मैं आपको मतलब बहुत ही कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। क्योंकि बिजनेस या स्टार्टअप्स या ये वो सब तो बाकी ठीक है, लेकिन एक यूथ को जागरूक करना, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए और जागरूक करना, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जागरूक करना, ऐसा बहुत कम लोग कर रहे हैं। और मैं काफी सक्सेस आपको विश करता हूँ, ताकि आप लोग काफी और आगे बढ़े और लोगों को और अपॉर्चुनिटीज मिले और ओवरऑल ग्रोथ हो कंट्री की। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। क्वेश्चन जो है अगला वो है कि इंग्लिश जरूरी क्यों है, क्यों स्टूडेंट्स या यूथ को इंग्लिश सीखनी क्यों चाहिए। देखिए, इंग्लिश में 4 स्किल्स होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, तो चारों स्किल्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है और स्पीकिंग है। तो कई लोग मैंने देखा है, या तो वो स्पीकिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, स्पीकिंग का बहुत क्रेज है कि सबको बोलना है इंग्लिश में, इंटरव्यू क्रैक करना है, वर्क प्लेस में अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट शो करना है, या और भी कई रीजंस होते हैं अपने इंग्लिश बोलने के। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि कम्युनिकेशन में चारों चीज़ें आती हैं। आप सिर्फ बोल के कम्युनिकेट नहीं कर सकते इफेक्टिवली, आपको सुनना भी पड़ेगा सामने वाला क्या बोल रहा है। तो उसके लिए आपको अलग-अलग लोग अलग-अलग एक्सेंट में बोलते हैं। जैसे एक साउथ इंडियन या बंगाली या एक गुजराती, उनका सबका अपना-अपना डिफरेंट एक्सेंट है इंग्लिश में। तो अगर आप समझेंगे ही नहीं सामने वाला कैसे बोल रहा है, तो आप उसको क्या जवाब देंगे सही से? तो इंग्लिश बोलना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, इंग्लिश एज़ अ लैंग्वेज आपको कंप्लीटली आनी चाहिए, ताकि आप नॉट नॉट ओनली समझे, बट बोलें तब ठीक से बोलें, ताकि सामने वाले ने क्या पूछा है आपसे वो आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं तो अगर आपने कुछ और बोल दिया तो उसका पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ और आपका भी पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो इसीलिए कम्युनिकेशन एज अ होल के लिए आपको नॉट ओनली स्पीकिंग, आपको लिसनिंग भी इक्वली अच्छी होनी चाहिए आपकी। रीडिंग तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आप मेल्स में कोऑर्डिनेट करते हैं, आप एक दूसरे से आपस में जो कोलैबोरेट करते हैं थ्रू ईमेल्स या मैसेजेस, या कई तरीके हैं आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। तो राइटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल हो गया है, क्योंकि अगर आपने गलत शब्द यूज किया तो हो सकता है वो कम्युनिकेट गलत हो सामने वाले की तरफ, या जिस तरह से आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उतना इफेक्टिवली कम्युनिकेट ना हो। तो आप जब इंग्लिश की बात करते हैं तो आप ओवरऑल
उसका एस्पेक्ट देखते हैं कि वो इट्स नॉट अबाउट रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग और लिसनिंग, वो चारों आपका होगा तो ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली। क्योंकि आप कहीं भी आज की डेट में सिर्फ एक स्किल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि मैं आपकी स्पीकिंग ठीक है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं सामने वाला क्या बोल रहा है, या आप रीड ठीक से कर ले रहे हैं पर आपकी राइटिंग ठीक नहीं है तो आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं मेल पे ठीक से। तो एज अ होल ये लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और ये एकमात्र ग्लोबल लैंग्वेज है जो कि सबको कनेक्ट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि दिन ब दिन वर्कफोर्स जो वर्ल्ड हो रहा है ये सिंगल बनते जा रहा है एज अ सिंगल कंट्री। तो इसीलिए आप अब कोई भी जॉब किसी देश के दायरे में नहीं रही, अब ये देश विदेश हर जगह कनेक्ट है। अगर सपोज आप आईबीएम में काम करते हैं तो आईबीएम सिर्फ इंडिया में नहीं है, तो आईबीएम के क्लाइंट्स पूरे वर्ल्ड में हैं। तो आपको कम्युनिकेट कैसे करेंगे आप? एक ही कॉमन लैंग्वेज है पूरी दुनिया की, वो इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश के थ्रू ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा ताकि वो आपका लैंग्वेज जो भी आपका मैसेज है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो और सामने वाला भी जो बोल रहा है आप ठीक से समझें। तो उस एस्पेक्ट में मैं सबसे ज्यादा जरूरी समझता हूँ इंग्लिश को। ओके सर। तो एक स्टूडेंट है जो कि मतलब 12th क्लियर कर चुका है, मतलब अब एवरेज स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं, जो फर्स्ट क्लास से सीखना शुरू करते हैं इंग्लिश, फिर फिफ्थ हो जाती है, फिर उनकी 10th हो गई, 12th हो गई, फिर उसके बाद वो ग्रेजुएशन भी कर लिया। मतलब इन 15 साल जो एवरेज लगा देखें तो मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश तब भी अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ पर हम्म। कहाँ पर कमी आ सकती है, हाँ, आती है वो ये वो बहुत नहीं कर पाते? बहुत ही वाजिब और बहुत ही जरूरी सवाल पूछा आपने। मैं इसके लिए एक लड़की का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। उस लड़की ने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं किया आज तक। तो वो सिर्फ उसने लैंग्वेज को सुना है लोगों से, और वो जो स्टॉक में भी आई है वो लड़की, वो इनफैक्ट उस कोई स्कूलिंग करने के बावजूद आप हैरान होंगे वो जाके सिविल सर्वेंट्स को जाके लेक्चर देती है, ट्रेनिंग देती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में। तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस और मेहनत की जरूरत है, रादर देन सिर्फ फॉर्मल स्कूलिंग। अगर आप सोचें, लैंग्वेज एक ऐसा क्षेत्र है जो कि आप सुन के पढ़ के आप सीख सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मल ट्रेनिंग है, आपकी मेहनत से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई डिस्करेज कर रहा है, अगर दिमाग में किसी ने बिठा दिया है या आपको खुद ऐसा दिमाग में आपके बैठा है कि नहीं मैंने पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा तो मेरी इंग्लिश सही नहीं हो सकती, ये गलत है। अगर आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं तो लैंग्वेज में क्यों नहीं। बात ये है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं जितना कि आप बाकी फील्ड्स में कर रहे हैं। अगर आप एफर्ट्स देंगे, बिल्कुल फोकस्ड एफर्ट्स देंगे लैंग्वेज के ऊपर या कम्युनिकेशन के ऊपर, तो डेफिनेटली आप इंप्रूव करेंगे। तो आप चारों स्किल्स पे ध्यान दीजिए ताकि आपको ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो, चाहे वो लिसनिंग हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो। सिर्फ एक कोर्स ज्वाइन कर लेने से स्पीकिंग कोर्स के आप सोचेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि आप खुद एफर्ट्स दें और खुद अपनी मेहनत से चारों स्किल्स के ऊपर एक साथ फोकस करें ताकि आपको ओवरऑल इंप्रूवमेंट। और अगर आपको किसी ने ये बोला है कि आपके 12 इयर्स या 15 इयर्स हो गए हैं एजुकेशन से इसलिए आप पीछे रह गए हैं, बिल्कुल नहीं। उसका एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा आपको दे चुका हूँ, एक गर्ल के बारे में जो कि बिना किसी फॉर्मल स्कूलिंग के बहुत अच्छे से इंग्लिश में बोलती हैं, क्योंकि उन्होंने उसको कैच किया है, लैंग्वेज को उसको ऊपर अध्ययन किया है। तो आप उसके ऊपर मेहनत कीजिए, तो वो भी एक लैंग्वेज है। जैसे आपने हिंदी सीखी है या आपकी कोई क्षेत्रीय भाषा है, आपने क्यों सीखी है? क्योंकि उसको आपने नेचुरली अडॉप्ट किया है अपनी लाइफ में, आप डेली उसको यूज करते हैं। ऐसे आप इंग्लिश को एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ बनाएं अपना, ताकि वो वैसे ही आपका नॉर्मल वे ऑफ लाइफ बन जाए जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसके बारे में आप अपने पे विश्वास रखें, अपना आत्मविश्वास ना खोए किसी के कहने पे। आप अपनी मेहनत करें और अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। आपने चार बताए कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, Yes. इनमें हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। जी। हम्म। तो मेन सवाल है कि सीखे कैसे इन्हें? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा वाजिब सवाल पूछा आपने। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे एक बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है किसी लैंग्वेज को जानने के लिए? वो बोल तो सकता नहीं है, ना वो पढ़ सकता है, ना लिख सकता है। तो वो क्या करता जी है? वो सुनता है वो साउंड्स, है ना? कोई बात जी करता है जी। तो मम्मा, पापा जब हम बोलते हैं तो वो बोलता है। ऐसे ही कोई लैंग्वेज का भी यही साइंस है। पहले आपको सुनना पड़ेगा लैंग्वेज को, कैसे बोली जा रही है, जो वहाँ के नेटिव स्पीकर्स या उनके जो ओरिजिनल भाषी हैं। जैसे कोई पंजाबी किसी से सीखनी है तो आप बंगाली से जाके नहीं सीखेंगे पंजाबी, आप पंजाबी से ही सीखेंगे क्योंकि उसकी क्षेत्रीय भाषा है वो। ऐसी अंग्रेजी जिनकी
मातृभाषा है या जहाँ की नेटिव लैंग्वेज है, आप पहले उनको सुने, वो कैसे बात कर रहे हैं। तो आप पकड़ने समझेंगे उसको, थोड़ा लैंग्वेज पे आपका ग्रास्प आएगा तो आप समझेंगे कि नहीं इस तरह से ये बोली जाती है। फिर अगला आता है आपका, जिसको कहते हैं कि रीडिंग, ठीक है? तो आप, कई लोग क्या करते हैं, सुन के शुरू कर देते हैं बोलना, लेकिन बोलने के लिए भी आपको वोकैब्युलरी चाहिए, आपको आपको सही सेंटेंसेस बनाना आना चाहिए। जी। फिर आपको कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए सेंटेंसेस का, आइडियाज़ चाहिए, वो कहाँ से आएँगे जब तक आप नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आप केवल सुन लेंगे और आपके पास ना वोकैब्युलरी है, ना आपको सेंटेंस बनाना आता है, ना आपको एक्सप्रेस करने आते हैं अपने आइडियाज़, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, सपोज़ मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं दिमाग में और उनको उनके लिए मेरे पास शब्द हैं, तभी मैं वो एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरे पास ना अगर सेंटेंस और वर्ड्स का अभाव होगा, तो आप कैसे मैं एक्सप्रेस करूँगा और आप कैसे समझेंगे? तो उसके लिए आपको रीडिंग भी ज़रूरी है। फिर आता है आपका स्पीकिंग, फिर ये दोनों करने के बाद, तो उसके बाद आप स्पीकिंग करें, बातचीत करें, एक्सपोज़र लें, हिचकिचाएँ ना, कोई मज़ाक उड़ाता है तो उसको आप अपना चैलेंज लें। तो ये ना कि उससे बॉग डाउन हो जाए कि नहीं मैं नहीं करूँगा, या हताश हो जाना कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो ऐसा ना सोचें। प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। उसके बाद आपका आखिर में आता है राइटिंग स्किल, तो वो उतना तो आप ज़रूर करें, जैसे आपको ईमेल्स हो या कोई भी कम्युनिकेशन के लिए किसी से बात करना हो, किसी क्लाइंट से या किसी सीनियर से आपके ऑफ़िस में या मैनेजमेंट से, तो वो बेसिक राइटिंग आपके, उसको बिज़नेस राइटिंग बोलते हैं। तो वो आप ज़रूर उसको, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करें ताकि उसमें आपकी कमियाँ ना दिखे कम से कम। तो लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो ओवरऑल आपको करियर में हेल्प मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई है जो मतलब एवरेज स्टूडेंट है जो 15 साल तक सीखता रहता है इंग्लिश पर, फिर भी उसे अच्छे से नहीं आती। उसके 2-4 कारण हैं। उसके 2 कारण ये हैं, पहले तो उसके दिमाग में वो बैठा दिया गया है कि वो पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, या वो इंग्लिश लैंग्वेज भाषियों के साथ नहीं बात कर रहा है। तो पहले ही मैंने इस बात का ज़िक्र किया है पॉडकास्ट में कि आप पहले इस वहम को दूर करें कि आप किसी से पीछे हैं या आपने नहीं किया है। जैसे उसने सीखा है, जिसको आता है, ऐसे आप भी सीख सकते हैं। बस शुरुआत की देर है, लेकिन अगर आप ये सोचते रहें कि नहीं उसको आता है, मुझे नहीं आता, तो आपकी शुरुआत ही नहीं होगी। कहीं तो उन्होंने भी शुरुआत की थी जिनको आता है। आप भी जी। वहाँ से शुरुआत कीजिए, जब आप शुरुआत करेंगे तो ज़रूर उसका आगे आप बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत की ज़रूरत है। बजाए कि ये सोचने की कि मुझे कम आता है, उसको ज़्यादा आता है, आप अपनी मेहनत से उसके बराबर पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बहुत ही अच्छा मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एक टैलेंट और हार्ड वर्क का एग्ज़ाम्पल, कि एक जैसे कहते हैं आईक्यू क्वोटिएंट जैसे होता है, आईक्यू की बात करते हैं, ईक्यू की बात करते हैं। तो सपोज़ आप समझ लीजिए किसी का लैंग्वेज आईक्यू है, मान लीजिए 8, ठीक है? और उसका 8 आईक्यू है और वो 4 घंटे दिन में मेहनत कर रहा है, मान लीजिए। वो बहुत अच्छा उसका आईक्यू है, वो शुरू से पढ़ के आया है लैंग्वेज। तो 8 चारे कितना हो गया, 32, ठीक है? और दूसरा है जिसका जो लैंग्वेज आईक्यू है वो केवल 6 है, केवल 6, जिसकी आप बात कर रहे थे कि जो बोल रहे हैं कि नहीं हमें इतना आता नहीं है, हम नहीं कर, मान लीजिए उनका 6 है, वो 8 नहीं है उनका, लेकिन वो 6 घंटा दे रहा है, 4 घंटे की जगह। तो 6 इंटू 6 36, तो किसका आउटपुट ज़्यादा हो गया? तो मेहनत जी। से आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, बजाय कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट आप सिर्फ ये सोचने में लगा दें कि मैं पीछे हूँ या मुझे नहीं आता, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। एफर्ट्स देंगे तो ज़रूर उसका रिज़ल्ट आएगा एक दिन। जी, जी सर। जैसे वही बच्चा है तो उसकी लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग हम मान के चलते हैं कि वो इम्प्रूव हो चुकी है, मतलब इतने हुँ, साल हुँ। उसने पढ़ा तो वो इम्प्रूव हो चुकी है। पर हुँ, हुँ, हुँ। दूसरों के साथ में वो हिचकिचाता है, तो उसमें हाँ, हाँ। कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए देखिए मेरा एक चैनल है इंग्लिश के ऊपर, उसमें myabcenglish.com, ठीक है? उसमें सारे ये टेक्निक्स बताए गए हैं। कैसे वो शैडोइंग टेक्निक, जैसे कि आप किसी से सुन रहे हैं, तो वो जैसे बोल रहा है आप उसको रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल हूबहू। तो ऐसे मिरर में देख के अपने आप को, जैसे कुछ आपने सुना किसी पॉडकास्ट में इंग्लिश के या किसी वीडियो में, उसको पॉज़ कीजिए। जैसे उसने बोला, फिर उसको रिपीट कीजिए। इसको शैडोइंग टेक्निक बोलते हैं। ऐसे कई टेक्निक्स हैं जो कि मैंने उस चैनल के ऊपर, इसके ऊपर बहुत डिटेल्स में बताए हैं, जो ग्लोबली यूज़ होते हैं टेक्निक्स इम्प्रूव करने के लिए। तो वो आप अपनाएँ। जब आप शैडोइंग टेक्निक, जैसे जैसे आप सुन रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, तो धीरे-धीरे आपको नेचुरल लगने लगेगा। जब आपको नेचुरल लगने लगेगा, तो ऑटोमैटिकली आप अच्छा बोलने लगेंगे। इंग्लिश अगर हम एज़ अ लैंग्वेज देखें, एज़ अ लैंग्वेज देखा जाए या फिर इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं?
हाँ, मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा कि सबसे बड़ा वर्कफोर्स इंडिया में बीपीओ वर्कफोर्स है, और उसमें भी ज्यादातर वर्कफोर्स जो है जिनकी डिमांड है या ज्यादा वेल पेड है, वो इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। तो इस पे कईयों ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन कितनी दुख की बात है कि वो इंजीनियर जाके भी बीपीओ में गए, लेकिन उन इंजीनियर्स भले ही आज वो बीपीओ में जॉब कर रहे हैं और उससे उनकी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में कभी उतना ध्यान दिया ही नहीं जितना। अगर उन्होंने उतना ध्यान इंजीनियरिंग के साथ इस लैंग्वेज पे भी दिया होता, हो सकता है उनका करियर और बेहतर होता। ये एक जनरल, एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। या आप किसी भी तरह से, जैसे आप रेगुलर, आप मान लीजिए आप जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एक फील्ड है। आप कोई लैंग्वेज सुन रहे हैं, तो लैंग्वेज को सुन के उसको बाद लिखना है, ये एक करियर है इसमें। और ऐसे अंग्रेजी में कई करियर, आप राइटिंग में भी कई सारे हैं। आप किताबें लिख सकते हैं, बुक्स है, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप कॉपी राइटर बन सकते हैं, आप जिसे कहते हैं छोटे छोटे ब्लॉग्स लिख सकते हैं या बड़े ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ऐसे राइटिंग में भी कई अपॉर्चुनिटीज हैं। इस तरह से स्पीकिंग का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो बहुत ही क्लियर है। सब दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर आपको मिलेंगी। और बाकी रही रीडिंग की, तो अगर मैं सही हूं तो टीचर्स तो रीड ही करते हैं क्लास में, तो आप टीचिंग भी ऑप्शन देख सकते हैं उसमें। जब क्लास में पढ़ा रहे हैं या किसी को किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो आपको रीड तो करना ही है, और ज्यादातर माध्यम इंग्लिश ही रहता है। तो ऐसे कई सारे इसकी यूसेज है जो आप कभी रियलाइज भी नहीं करते हैं, लेकिन उसके हैं प्रैक्टिकल यूसेजेस लाइफ में। जब आप सीख रहे थे इंग्लिश, जैसे आपने ग्रेजुएशन की या उससे पहले जब आप सीख रहे थे, हम्म, तो आपने हम्म। आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की उस टाइम? देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो स्कूल लेवल तक तो मेरा स्कूल, मैं मतलब लकी था कि मेरा कॉन्वेंट था स्कूल। तो ऐसी एज सच तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं उसके बाद। लेकिन हाँ, ये है कि आप जब जिसे कहते हैं इंटर स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल या उससे ऊपर, जब कॉम्पिटिटिव वर्क फोर्स लेवल पे जाते हैं, ग्लोबल लेवल पे, तो आपको एक से एक बेहतर कम्युनिकेटर, राइटर, स्पीकर मिलता है। तो जब आप ग्लोबली या नेशनली compete करते हैं, तो आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, ताकि आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। बात ये सिर्फ कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, जी, आपको बहुत कुछ आता है जो कि आपके कंपटीटर को नहीं आता। लेकिन उसने अगर वो कम्युनिकेट कर दिया जितना उसको आता है, बेहतर तरीके से जितना, और आप नहीं कर पाए जबकि आपको ज्यादा आता है, तो किसको मिलेगी जॉब? ऑब्वियसली उसको जिसने ठीक से कम्युनिकेट किया है। तो ये बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश कितनी मायने रखती बिल्कुल। है? इसलिए मायने रखते हैं, जो मैंने आपको कहा, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर स्टेट इंडिया में समझता है, हर कंट्री वर्ल्ड में समझती है। मुझे आप कोई दूसरी लैंग्वेज बताइए जो कि पूरे वर्ल्ड में सारे देश समझते हो इस लैंग्वेज को छोड़ के। आप नहीं बता सकते, क्योंकि यही एकमात्र लैंग्वेज है जो कि हर कंट्री में लोग बोलते और समझते हैं, और कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं नहीं बता सकता इंग्लिश की, क्योंकि ये तो आपका मतलब मैक्सिमम लेवल हो सकता है एक लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस का। क्योंकि कहीं भी फ्रेंच या बाकी भाषा जो आती हैं, या कोई भी आसपास भी नहीं आती है अंग्रेजी के मुकाबले, या कोई भी, अब दूसरी भी, हिंदी भी है कई जगह में, पर ऐसे हर देश में नहीं है जहाँ हिंदी या संस्कृत या बंगाली या फ्रेंच या जर्मन बोली जाती हो। लेकिन ये एक ऐसी भाषा है, अपनी मातृभाषा जानना ज़रूरी है। मैं भी उसी में बात कर रहा हूँ। मैं जी, समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, इफ़ेक्टिवली बोल सकता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको प्रोफ़ेशनल लैंग्वेज चाहिए आप उसको नकार दें सिर्फ़ ये बोल के कि मेरे को मेरी मातृभाषा आती है या हिंदी आती है, तो मुझे क्या करना है इंग्लिश जान के। तो आप पीछे रह जाएँगे फिर। जैसे आउट ऑफ कंट्री, जैसे फॉरेनर में होता है, जैसे अमेरिका वगैरह में, कि वो ग्रामर का उतना अच्छे से यूज नहीं करते, मतलब वो सिर्फ ये कम्युनिक अपनी बात को कम्युनिकेट करने में ज्यादा ये करते हैं। वही तो ज़रूरी है सबसे पहले। मैं तो सबसे ज़्यादा इस पॉडकास्ट में यही आपको स्ट्रेस किया है। मतलब ज़्यादा फ्लेयर में बोलने, फ्लुएंटली बोलने, करेक्ट बोलने से ज़रूरी ये है कि आप जो मैसेज दे रहे हैं वो करेक्टली कम्युनिकेट हो सामने वाले के पास। क्योंकि अगर आपने जो समझाना चाहा वही नहीं समझ पाया सामने वाला, तो आपका सारा जो एफर्ट है वो बेकार हो गया। तो इसके लिए एक लैंग्वेज के ऊपर होल्ड होना ज़रूरी है, ताकि आप जो आप चाह रहे हैं बोलना, वो दूसरे वाले को समझा पाएँ जैसे आप चाहते हैं समझाना। और दूसरा जो बोल रहा है, वो आप समझ पाएँ जैसे वो चाह रहा है समझाना। नहीं तो अगर दोनों में से एक में भी गड़बड़ हो गई, तो आपका पूरा जो कन्वर्सेशन या मीटिंग या पर्पस है, वो पूरा ही सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो इसमें ग्रामर भी जरूरी है?
या नहीं? ज़रूरी है। देखिए, ग्रामर का ज़रूरत ज़्यादातर रहता है जब आप नेटिव स्पीकर से बात करते हैं जिनकी भाषा है। क्योंकि वो लोग थोड़ा ऑफेंडेड होते हैं या थोड़ा अदरवाइज़ लेते हैं, क्योंकि देखिए आपकी कोई भाषा है सपोज़ पंजाबी, और मैं उसको गलत बोलूँगा तो आप तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बुरा लगेगा ही, ये तो नेचुरल है। तो जी। यही है, या कोई भी लैंग्वेज बोला जाता है, ऐसे उनको लगता है थोड़ा बुरा कि कोई बहुत ही गलत बोल रहा है इंग्लिश को, तो वो थोड़ा-सा बुरा मतलब क्या, जब वो समझते हैं तो वो कोऑपरेट करते हैं, पर वो इंडिविजुअली ऊपर के ऊपर है। जैसे प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप मान लीजिए अमेरिकन या ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन या साउथ अफ्रीकन, जहाँ इंग्लिश प्राइमरी भाषा है, वहाँ बात कर रहे हैं गलत ग्रामर से या गलत सेंटेंसेस से, तो हो सकता है हर इंसान वहाँ पर एक तरह से ना ले उस बात को। तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। लेकिन बाकी कंट्रीज़ में वो खुद भी गलत बोलते हैं, तो फिर उनको क्या फ़र्क पड़ेगा आप गलत बोलें या सही बोलें, उनको कम्युनिकेशन से मतलब है। तो इतना इम्पैक्ट है इसका। तो इसमें हैंड राइटिंग का भी कोई रोल है? मतलब जैसे कि हैंडराइटिंग देखिए आजकल तो मोस्टली डिजिटल टाइपिंग ही है, जो भी है। जितना आपको लेटर्स या वो सब ऑफ़िशियली यूज़ करना हो, उतना ज़्यादा उसका वो रहता है। लेकिन आजकल मेजरली मेल या इस पे ही कम्युनिकेशन होता है, जो टाइपिंग स्पीड के ऊपर या प्रॉपर यूसेज ऑफ वर्ड्स पे रहता है। तो हैंडराइटिंग चाहिए, जितना आपको ऑफ़िशियल कम्युनिकेशंस के लिए अगर कोई हैंड रिटन लेटर देना हो या वैसा कुछ हो, तो इतना ही ज़रूरत है। इससे ज़्यादा तो अगर प्रोफ़ेशनली आप लिखते हैं तो अलग बात है। लेकिन अदरवाइज़ जनरल प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आजकल डिजिटली होता है कम्युनिकेशन ज़्यादा। हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि एक गांव का स्टूडेंट बच्चा है और हुँ। वो वहीं वहीं बड़ा होता है और वहीं आसपास वो नौकरी वगैरह करता है, और तो उसको इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए? उसके उसके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक टैलेंटेड लड़का है गाँव का, और उसने बहुत ही बेहतरीन, कोई मान लीजिए कोई बहुत अच्छा स्किल सीख लिया है जो कि बहुत ग्लोबली डिमांड में है, ठीक है? या आप मान लीजिए, आप वो भी छोड़िए, आप ग्लोबली आप इंडिया में ही बात कर लीजिए। मान लीजिए कोई एक ऐसी स्किल सीखी है जिसकी सबसे ज़्यादा जॉब्स चेन्नई या में है, मान लीजिए। तो मैं बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो आप मान लीजिए उसको बहुत अच्छा आता है अपना स्किल, और वो बहुत मतलब माहिर है उस स्किल में। लेकिन जब उसको जॉब अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो वो मैक्सिमम कंपनीज़ में वो जाके काम ही नहीं कर पाता, या उसको सिलेक्शन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हिंदी आती ही नहीं किसी को, या उसकी क्षेत्रीय भाषा आती ही नहीं। तो वो कौन-सी भाषा है जो वहाँ लोगों को आती है? वो है इंग्लिश। तो इतनी सी बात है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो क्षेत्रीय भाषा जो है, वो वहाँ पर उसकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो सामने वाले को समझा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा। अब तो यहाँ ग्लोबल की बात ही नहीं रही। अब तो मैं आपको इंडिया का ही मैंने एग्ज़ाम्पल दे दिया। कई स्टेट्स है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में आप कभी जाएँगे तो वो लोग आपकी लोकल भाषा नहीं समझेंगे इंग्लिश के सिवाय, कई स्टेट्स हैं ऐसे। तब आप क्या करेंगे? तो हिंदी कइयों को आती है, कइयों को नहीं आती है। तो ऐसे ही चेन्नई में है। तो ये तो देश के अंदर भी कॉमन भाषा है एक, जो कि है, क्योंकि मतलब हिंदी, इंग्लिश की आप कंपैरिज़न करेंगे तो इंडिया के अंदर भी दोनों में समानता है, अगर आप बात करें ओवरऑल कम्युनिकेशन की, ऑल थ्रू आउट द स्टेट्स की, जो हर स्टेट समझता है। तो ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो इंग्लिश जहाँ पर कोई ना जानता हो। बजाय ऐसा हो सकता है कि हिंदी शायद कोई ना जानता हो किसी स्टेट में। तो यहाँ पर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि राष्ट्रभाषा की मैं कोई कम इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। अगर दे रहा होता तो मुझे नहीं आती ऑब्वियसली हिंदी। तो वो मेरी इक्वली इफेक्टिव है, इसका मतलब मैं उसकी इम्पोर्टेंस समझता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को अंडरमाइन कर दूँ, क्योंकि फिर वो मेरे को पीछे रह जाऊँगा मैं। अगर मैं कहीं भी जहाँ पर मेरे को मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ओनली इंग्लिश होगा, तब मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पाऊँगा अपनी बात को। जैसे कि डेवलप जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा चलती है, पर गाँव में होता है या फिर जो कि कम डेवलप है वहाँ पर हिंदी चलती है। इस पे बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा कि क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट का आया है, उसमें क्षेत्रीय भाषा को इम्पोर्टेंस दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये बात समझिए, जब आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं, तो अगर आपके पास किसी सिर्फ लैंग्वेज ना जानने की वजह से आपके पास वो आर्टिकल्स या वीडियोस कम हो जाए आपके नॉलेज बेस, तो ये आपके किस बेनिफिट पे है? आप ये बताइए। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही नोन फैक्ट है कि जब आप सर्च इंजिन्स भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे दुनिया सीख रही है, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन लैंग्वेज है, जिससे आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट मिलता है, वो इंग्लिश ही है। तो आप हर तरीके से पीछे रह जाते हैं इस तरह से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी, जी। तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब मान लीजिए गवर्नमेंट आपका ब्रॉडबैंड को लेके जा रही है गाँव में।
लेकिन अगर सिर्फ क्षेत्रीय भाषाओं में गूगल करेंगे तो हो सकता है उनको 4 या 5 ही आर्टिकल मिले, क्योंकि गूगल तो दुनिया के हिसाब से चल रहा है ना, इंडिया के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो तो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन आते हैं उसमें। तो आप पीछे रह जाएँगे इस तरह से। और ये नोन फैक्ट है कि आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट इंग्लिश में ही मिलेगा। तो फिर वो जो ओवरऑल जो जिसे कहते हैं कि बेनिफिट है, एक गाँव के लड़के का जो इंटरनेट मिलने का उसको, वो कई हद तक उसकी जो मतलब जिसे कहते हैं कि फिर कमी आ जाती है उसमें, जो उसको वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ बन गया था उसके लिए कि उसको इंटरनेट से वो पढ़ाई कर सकता था। तो वहाँ फिर ज़रूरत है इंग्लिश की। उसका मतलब वो नॉलेज बेस जो है वो काफ़ी छोटा हो गया। कहीं भी आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में जाएँ आज की डेट में, नॉलेज बेस सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ही है। आप जी, कहीं जी। भी जाएँ, किसी नाम कोई प्लेटफ़ॉर्म आप नाम ले लीजिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉलेज बेस आपको सर्च होगा, वो लैंग्वेज इंग्लिश ही होगा। इस पे आप एग्री करेंगे मेरे ख्याल से। पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं अब कि ऐसा क्यों देखा जाता है और अक्सर होता भी है कि गवर्नमेंट में जो बच्चे जो होते हैं ध्यान नहीं देते इंग्लिश की तरफ और आगे चलकर भी उनमें मतलब इंग्लिश में ये अच्छा कम्युनिकेशन सवाल में आपने पूछा प्रॉब्लम्स है, आती है। बिल्कुल। इसका जो है ना ये इसको कहते हैं एनवायरनमेंट, लैंग्वेज स्पीकिंग एनवायरनमेंट, ठीक है? जी, अब वहाँ पर क्या है, टीचर्स भी कम्युनिकेट इतना नहीं कर रहे हैं इंग्लिश में, आपस में भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, जैसे आप जैसे देखेंगे ज़्यादा वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रहता है कॉन्वेंट स्कूल में कि आप अगर नहीं इंग्लिश में बात करते हुए पाए जाते हैं, तो आप पे फाइन लग जाता है। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ या एक कल्चर बन जाता है वहाँ। बात सिर्फ कल्चर की है और कुछ भी नहीं। अगर एक कल्चर डेवलप हो जाए जैसे कि अभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हुआ है और कई सारी स्कूल्स आए हैं इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ पे कल्चर डेवलप हो जाए इंग्लिश का, तो ऑटोमैटिकली फिर बच्चों का इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होता है। तो ये कल्चर की बात है कि आपको वो लैंग्वेज कल्चर बनाना पड़ेगा आपको, जहाँ भी आप सीख रहे हैं। जब वो बन जाता है कोई भी लैंग्वेज में तो ऑटोमैटिकली सीखता है सामने वाला, और कोई बात नहीं है, डिफरेंस इतना ही है, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब अगर गवर्नमेंट स्कूल अपने वातावरण को ठीक कर ले और बिल्कुल, इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ध्यान दे तो हाँ, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी वहाँ पर बिल्कुल मतलब बराबर हो प्रेफ़र जाएगी। करेंगे उसको। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि फिर कुछ डिफरेंस ही नहीं रह जाता है। अगर आपके पास वही एनसीईआरटी बुक्स है, सब कुछ वही है, बस आपको समझ में भी उतना ही आ रहा है, जो प्राइवेट स्कूल वाले को आता है, या बाकी आप कम्युनिकेट भी उतना इफेक्टिवली करते हैं, तो डिफरेंस क्या है? सिर्फ बिल्डिंग का डिफरेंस है, वो तो मायने नहीं रखता ना 12 साल के लिए। उसके बाद तो आपने करियर पकड़ना है, आप में टैलेंट है तो। तो आपका ओवरऑल ग्रोथ में कोई कमी नहीं रहती लैंग्वेज की वजह से। जी, जी।